स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यूपी में काबा, यूपी में जीएसटी का रेड बा। ये गीत आपने इलेक्शन में सुने होंगे, यूपी में काबा रे यूपी में काबा। बड़ा अच्छा गाया था ये गीत को, जो भी सिंगर थी। यूपी में क्यों हो रहा है जीएसटी का रेड? आपने सुना 2017 में जीएसटी आया और आज 5 साल के बाद एकाएक इस एक सप्ताह में इतना हड़कंप मच गया कि लोगों ने योगी जी के खिलाफ रोड पे आ गए। आखिर क्यों? जब आप सही हैं तो सरकार के अगेंस्ट रोड पे आना क्यों पड़ा? ये तमाम डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। टाइम लगेगा, ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात, हम जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी गलती करते हैं। वो भी लूप होल निकाल निकाल के टैक्स पेयर्स को अपने 1,500 रुपया कमाने के चक्कर में गलत एडवाइस देते हैं और बिजनेसमैन का बिजनेस खराब हो जाता है इससे। और सबसे बड़ी बात, जो जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग ना उसको बेवकूफ समझते हैं। 10 सेक्शन हम रट्टा मार के आ जाते हैं तो समझते हैं हम यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है। एक ऑफिसर वहां का जो सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर भी होता है ना, वो भी एसएससी करके आता है, ट्रेनिंग करके आता है, आईआरएस अधिकारी होता है, यूपीएससी करके आता है, बहुत सारे मंथन करके वहां पहुंचा है। तो इतना मत सोचिए एक जीएसटी पढ़ के ही कि और एस्पेक्ट्स नहीं है उसके पास आपको पकड़ने का। अगर ईमानदारी पे आ जाए ऑफिसर तो ऐसे यूपी में कावा कावा ना, हर स्टेट में कावा हो जाएगा। बिहार में भी कावा का एक बार आप सुने होंगे गीत, यही गायिका गाई थी। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। सबसे पहले देखते हैं क्यों होता है रेट और क्या करना हमें चाहिए जिसके कारण रेट नहीं हो। तो सबसे पहला काम, जो आम लोग हैं नॉर्मली, अगर आपका सेल जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है, उस स्टेट में जो थ्रेश होल्ड लिमिट दिया गया है, उस लिमिट को अगर आप पार करते हैं तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। ऐसे अब तो शौक से भी लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, छोटे छोटे कम सेल वाले भी। बैंक अकाउंट भी आजकल के तो बैंक वाले भी मतलब कई एक आध जो ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं वो आपको कहेंगे बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होगा ही नहीं, आपका अकाउंट ही नहीं ओपन होगा। अभी मैंने देखा एक सेंट्रल बैंक है वहां पे, मैं बोला कि भैया एक उसका फोन नंबर वगैरह ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना है, तो उसने कहा पहले जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि वो कंपनी, वो फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है ही नहीं उसके पास, उतना टर्नओवर ही नहीं है, लेकिन चाहिए। तो एक शौक भी हो चुका है, स्टैंडर्ड हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन तो लीजिए, लिमिट ऐसे लिमिट पे तो खैर जरूर लीजिए, ऐसे लीजिए नहीं लीजिए मैं नहीं कहूंगा लेने, लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप जरूर लीजिए। दूसरी बात कि आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, अब यहां से भी खेल जो हम लोग करते हैं ना, इसमें अधिकतर जो एडवाइस होता है ना टैक्स प्रैक्टिशनर्स का होता है, एडवाइजर वकील साहब का, सीए साहब का या अकाउंटेंट साहब का। हालांकि सीए वगैरह या वकील वगैरह जो बढ़िया लोग हैं वो गलत एडवाइस नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा ये एडवाइस भी देना सीखिए ढंग से। वो गया जमाना कि ये फेसबुक का है जीएसटी पोर्टल, कोई भी भर सकता है। बेवकूफ मत समझिए ऑफिसर्स को। सेल मेड बट टैक्स नॉट डिपॉजिटेड, ये होशियारी लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो ले लेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब काम देती है जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिनके पास जीएसटी का नंबर होता है। अब उस बिजनेस लेने के कारण लोभ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिए और उसके बाद सर्विस हम कर देंगे, सर्विस का सप्लाई हम कर देंगे, सेल का सप्लाई हम कर देंगे, लेकिन टैक्स जमा ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट। वही बाबा, ये तो और बड़ी मुश्किल हो गई, यहां भी फंसिएगा। सेल मेड बट इनवॉइस नॉट जनरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, सेल आपने किया, सप्लाई आपने किया, जीएसटी में याद रखिएगा टैक्स लगता है सप्लाई पे, ठीक, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। सर्विस तो आपने या गुड्स तो आपने सप्लाई कर दिया, लेकिन इनवॉइस ही जनरेट नहीं किया। इस पॉइंट को अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, आगे एक इसी से मिलता जुलता मैं सेंटेंस लाऊंगा, वहां पे इसको क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल मेड बट ईवे बिल नॉट जनरेटेड। कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यूपी का 50,000 का है और दिल्ली का 1 लाख रुपीज का है, तो आपका जिस स्टेट में जहां तक थ्रेश लिमिट में छूट दिया गया है उसका गलत बेनिफिट मत उठाइए। लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपया का लेना है, अंडर वैल्यूएशन करवा लेते हैं बिलिंग का, और सोचते हैं अंडर वैल्यूएशन कराने से जीएसटी कम देना पड़ेगा। अब जीएसटी कम देना पड़ेगा और अगर मैं लिमिट पार करता हूं तो भले अंडर वैल्यूएशन कराऊं लेकिन ईवे बिल बन गया तो मुझे मुश्किल होगी। तो उस ईवे बिल से बचने के लिए और जानबूझ के अंडर वैल्यू बिल करवा लेते हैं। अब अंडर वैल्यूएशन बिल होने के बाद अगर ऑफिसर आपको रास्ते में पकड़ता है आपकी गाड़ी को, तो आप पे चार्ज तो होना ही होना है। और नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं, सेल मेड टैक्स पेड बट गुड्स नॉट सोल्ड इन फिजिकल। अब यहां ये थर्ड नंबर पॉइंट और ये फिफ्थ नंबर पॉइंट का रिलेशन है, इसको मैं बहुत अच्छा समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि समझते हैं कि ऑफिसर बेवकूफ है। ये मत समझिए। आप हम अकाउंट्स पढ़ के आते हैं या किसी एक सब्जेक्ट का मास्टरी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, ऑफिसर जो कंपटीशन compete करके आता है ना, वो सिर्फ जीएसटी का लॉ अकाउंट्स पढ़ के नहीं आता है, वो हर एक किताब को पढ़ के आता है कंपटीशन में। ये नहीं होता है कि मैं जीएसटी का काम करूंगा तो सिर्फ जीएसटी पढ़ के जाऊं, वहां जीएस, जीके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा पढ़ के आना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके लिए ही दिक्कतें होगी। तो ये कभी मत सोचिए। क्या होता है इस केस में, सेल आपने, अब मैं थोड़ा सा पहले थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करता हूं। सेल हमने कर लिया, इनवॉइस बनाया ही नहीं, यानी सप्लाई हमने कर दिया, गुड्स को चुपचाप निकाल दिया, स्टॉक कम कर दिए, कुछ भी दिखा दिए, डैमरेज दिखा दिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट से एडजस्ट कर लिए अपने को, और टैक्स चोरी करने के लिए माल को बेच लिया और इनवॉइस जनरेट ही नहीं किया। ये यहां हुआ। अब सप्लाई आपने कर लिया, टैक्स भी पे कर दिया, लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ। गुड्स या सप्लाई रियल में, गुड का सप्लाई या सर्विस का सप्लाई रियलिटी में नहीं हुई। अब ये देखिए, ये भी खूब दबा के होता है। फिर आप कहिएगा कि टैक्स हम पेड किए, वो नहीं। आप क्या करते हैं, इसको मार्केट की भाषा में एंट्री बोला जाता है, दबा के लोग करते हैं और यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे कमाते हैं। टैक्स के अमाउंट को आपस में बांटते हैं, माल जाता नहीं है, पेपर घूमता रहता है और 2 नंबर का कैश का ट्रांजैक्शन होते रहता है। अब आपको क्या लगता है ऑफिसर को नहीं पता चलता है? ऑफिसर को सब पता चलता है। जैसे इस केस में आपने सप्लाई किया, तो जिसने सप्लाई लिया, बायर आपका, सर्विस रेसिपेंट जो आपका है, परचेजर जो आपका है, वो तो अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा। वहां तो वो आईटीसी क्लेम करेगा, भले 2B पे अब नहीं आ रहा है तो नहीं लेगा, फिर रिटर्न करेगा, तो गवर्नमेंट की आंखों के सामने तो आप आओगे ही ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट पेड टू सप्लायर विद इन 180 डेज एंड आईटीसी यूटिलाइज्ड। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अभी 48 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सीतारमन जी ने रिकमेंडेशन दिया है, काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि अब इसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाए। ऐसे अभी क्या नियम है रूल 37 का कि अगर आपने परचेज किया और पार्टी को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का गुड्स मैंने परचेज किया और 5 लाख के गुड्स पे परचेज तो कर लिया लेकिन पार्टी को 5 लाख रुपया पेमेंट नहीं किया।
अगर 6 महीने के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया है तो जब आप गुड्स परचेज किए थे उस समय जीएसटी का आईटीसी लिए होंगे, उसको रिफंड कर दीजिए, गवर्नमेंट को लौटा दीजिए, क्योंकि अभी आपने पेमेंट ही नहीं किया तो आईटीसी उसका कैसे ले यूज कर लीजिएगा। अब आप नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इस पे रेड पड़ना ही पड़ना है। नेक्स्ट आप देखिए, टैक्स शॉर्ट पेड एंड एक्सेस आईटीसी क्लेम। टैक्स आपने कम जमा किया, शॉर्ट पेमेंट हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, शॉर्ट पेमेंट आप कर देते हैं। और कई बार अब तो चलिए ये लिमिट लग गया कि 2B तक लीजिए, नहीं तो पहले 20% था, 10% था, 5% था कि आपको अगर 2A में नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हैं जीएसटी का आईटीसी, लेकिन अब तो खैर 2B वाला नियम आ गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या करना था कि आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, मत करिए। जैसे कई केस में इंपोर्ट में होता है, इंपोर्ट 2B पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हुई और आप आईटीसी ले रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट बेवकूफ ऑफिसर लगता है, मत लीजिए। वहां पे पकड़ाइएगा, 100% पकड़ाइएगा। एक्सेस मत लीजिए, असेसमेंट में पकड़ाना ही पकड़ाना है। नेक्स्ट होता है आईटीसी नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन जीएसटी पोर्टल बट क्लेम। ये वही बात मैं जो आपको कहा कि आपका जो आपने जिससे माल गुड्स परचेज किया, सेलर ने क्या किया, सप्लायर ने आपका GSTR1 फाइल ही नहीं किया, ठीक है। अब GSTR1 फाइल नहीं करेगा तो 2B पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा ना आपका बिल, और जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तब आईटीसी क्यों ले रहे हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, GSTR1 उसने फाइल भी कर दिया, लेकिन अगर GSTR1 का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन है एक, आप सिर्फ गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर रहे हो कि ये बिल है, इस बिल के अगेंस्ट 5 लाख रुपया मैं आपको 20 तारीख को दूंगा। गवर्नमेंट को आईना तो दिखा दिए, टेलर दिखा दिए, कास्टिंग दिखा दिए, और 20 तारीख को जब वो 3 घंटे की फिल्म दिखानी होती है तो आप गायब हो जाते हैं, भैया फिल्म तो दिखाऊंगा ही नहीं। यानी कि GSTR1 जस्ट लाइक अ डिक्लेरेशन कि आप गवर्नमेंट को कितना पेमेंट दोगे, गवर्नमेंट उस हिसाब से बजटिंग करती है अपनी, यानी कि एक तरह से आप उसको बजट करके देते हो कि मैं इतना लाख रुपया आपको देने वाला हूं 20 तारीख को। लेकिन अगर आपने 20 तारीख को 3B फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट को वो अमाउंट जमा नहीं हुआ, तो जो आपका बायर है वो आईटीसी अगर ले लिया है तो वो रिफंड करना पड़ेगा उसको। तो आप कहीं ना कहीं से फंस जाइएगा, क्योंकि उसके 2B पे आएगा ही नहीं, पोर्टल पे शो नहीं करेगा, वो आईटीसी ले लेगा। और आपने क्यों ले लिया, तो आपने जमा नहीं किया, इसलिए उसको पोर्टल पे शो नहीं करेगा, और वो कहेगा जी मैं लिया हूं, क्यों लिया, तो मेरे पास बिल है, मेरे पास गुड्स आया। तो यहाँ पे भी रेड पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं आपके। फ्रिक्वेंटली इशूइंग डेबिट क्रेडिट नोट फॉर सेम सप्लाई टू सेम एसएससी। अगर आप एक रूटीन बना रखे हैं, हमेशा अगर आप सेलर हैं तो एक ही पार्टी को एक ही सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो गुड्स सेल कर रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में से मतलब सप्लाई आप कर रहे हैं और क्रेडिट नोट बार बार इशू कर रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस क्या भाई, रेट डिफरेंस क्या होता है, अंधे होकर के तो आपको बिल काटने के लिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं है। कानून अंधा का तराजू भले है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो है 1800 ईस्वी का है, हम अभी 2000 ईस्वी में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1800 शताब्दी और 2000 शताब्दी में अंतर है। वो फोटो अलग है, आंख पे पट्टी बंधी हुई, तराजू लिए हुए, वो सब चीज भूलिए। ब्लाइंड होकर के किसी कीमत पे कुछ भी नरेशन दे करके क्रेडिट नोट इशू मत करिए, और वो आपको डेबिट नोट कर रहा है, ऑफिसर बारीकी से आपको पकड़ेगा और फंस जाइएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग कर रहे हैं, नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। टाइम टेबल दिया हुआ है कि कभी 11 तारीख करना है,
कब 20 तारीख को करना है, किसको 24 तारीख को करना है, कौन सा रिटर्न किस डेट में करना है। और उस डेट पे अगर आप बार बार, एक आध बार चलो हो जाती है मिस्टेक, कोई टेक्निकल इशू हो, आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट समझ सकती है, ऑफिसर जो आपके पास आते हैं वो समझ सकते हैं, काउंसिल समझ सकती है, डिपार्टमेंट समझ सकता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस बना लिया है ना कि हर बार हम लेट ही फाइल करें, तो वहां पे भी ऑफिसर समझता है कि क्यों लेट होता है। अगर आपका काम पंक्चुअल है, आप कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हो, लेट किस चीज में लेट होता है भैया, हेरा फेरी में ही तो लेट होता है, बाकी क्यों लेट होगा। आपका सारा कुछ सिस्टम सही है, बिलिंग सॉफ्टवेयर तक जीएसटी डिपार्टमेंट आपको फ्री में दे रखी है, तो होना ही नहीं चाहिए। डेली का डेली जीएसटी का कैलकुलेशन पोर्टल पे होता है, आप वहां से करो ना पे, अपडेट रखो ना बुक्स को, कौन मना करता है। लेकिन आपके पास भी है कि नहीं भैया हम अपडेट तो रखेंगे नहीं। तो दोस्त ऐसे केसों में यूपी में काबा यूपी में काबा यूपी में होगा ही होगा। यूपी में ही नहीं, बिहार बा, यूपी बा, दिल्ली बा, हरियाणा बा, पंजाब बा, हर जगह बा हो बा, वो काबा ना चले बा, समझ गए ना। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस पे ध्यान रखिए। और कभी मैं बार बार कहता हूं कि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप अपना प्रूफ छोड़ के जाते हैं। अभी देख रहे हैं ना दिल्ली में, बिहार में, अभी खास करके जयपुर में अभी घटना घटी, अ, आपको झारखंड में, हर जगह क्रिमिनल क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना में अपराध पकड़ के निकल रहा है, अपराधी पकड़ा जा रहा है और जेल जा रहा है, नार्को टेस्ट हो रहा है, सच्चाई कबूल हो रही है। तो इन सारी चीजें आप समझिए कि आप जब भी कोई मिस्टेक करते हैं तो लॉ में कोई ना कोई ऐसी गलती आप कर देते हैं जो पकड़े जाइएगा। कभी भी ऑफिसर्स को बेवकूफ समझ के मत चलिए, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, आशा करता हूं, आई होप कि आप लोग कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं करिएगा। जीएसटी बहुत अच्छी लॉ है, उस लॉ को फॉलो करिए। आप भी ईमानदार रहिए, दिन भर ईमानदारी से मेहनत करिए, काम करिए और रात को चैन से सोइए। थैंक यू, बाय बाय।